डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज सिंड्रोम क्या होता है? डी जॉर्ज सिंड्रोम। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी जॉर्ज सिंड्रोम जो होता है, आपकी बॉडी के अंदर थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच होती है। क्या होती है? एक तरह की आपने लिखना है थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच होती है। ये थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच जो होती है ना, ये आपका दो चीजों की प्रोडक्शन करती होती है। एक चीज की प्रोडक्शन करती है उसको हम कहते हैं थाइमस। क्या होता है? एक तरह का थाइमस। और दूसरा जिसकी प्रोडक्शन करती है उसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। किसकी प्रोडक्शन करती है? आपकी पैराथायराइड ग्लैंड की। आपने कहना पैराथायराइड ग्लैंड की करती है, ठीक हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड की, ठीक हो गया जी। अब डी जॉर्ज सिंड्रोम है क्या? डी जॉर्ज सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिसके अंदर जनाब आपके थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच की एक तरह की प्रोडक्शन नहीं होती। अब मुझे जब आपने बताना है, जब आपके थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो क्या आपका जो थाइमस है उसकी प्रोडक्शन होगी? और क्या आपका जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसकी प्रोडक्शन होगी? थाइमस की भी प्रोडक्शन नहीं हुई और पैराथायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन नहीं हुई, ठीक हो गया जी। अब देखें, जब पैराथायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन नहीं होती तो इसकी वजह से आपके एक हार्मोन बनता होता है जिसका नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। अब मुझे ये बताएं कि क्या पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन होगी? जब पैराथायराइड ग्लैंड की नहीं होगी तो पैराथायराइड हार्मोन की होगी? पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। अब हमको पता होना चाहिए कि पैराथायराइड हार्मोन काम क्या करता है। पैराथायराइड हार्मोन आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है। ब्लड कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता होता है, ठीक है। अब मैं दोबारा सुनिए, शाबाश। सबसे पहले आपका थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच जो होता है वो जनाब आपका थाइमस और आपका पैराथायराइड ग्लैंड बनाता होता है। जो डी जॉर्ज सिंड्रोम का जो बंदा होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जनाब थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच नहीं बनता। जब उसके अंदर थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच नहीं बनेगा तो इसके अंदर पैराथायराइड ग्लैंड भी नहीं बनेगा। क्या होगा? एक तरह का पैराथायराइड ग्लैंड भी नहीं बनेगा। जब उसके अंदर पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बना तो इसके नतीजे में पैराथायराइड हार्मोन भी नहीं बनेगा। जब आपका पैराथायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो इसकी वजह से जनाब आपका ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए थाइमस का क्या रोल होता है। थाइमस जो होता है ये जनाब आपके टी सेल्स को मैच्योर करता होता है। इसका काम क्या होता है? आपके टी सेल्स को मैच्योर करना। टी सेल्स मैचुरेशन का अंदर इसका रोल होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल कि आप लोगों का अगर टी सेल्स नहीं होंगे तो आपके जो टी सेल्स होंगे वो थाइमस नहीं होगा तो आपका जो टी सेल होगा वो एक तरह का मैच्योर नहीं होगा, ठीक हो गया। और जो टी सेल्स होते हैं ना, जो टी सेल्स होते हैं ये आपकी इम्यूनिटी के अंदर रोल अदा करते हैं। तो जब एक बंदा जिसके अंदर थाइमस नहीं होगा उसके अंदर टी सेल मैच्योर नहीं होंगे, जब उसके अंदर टी सेल मैच्योर नहीं हुए तो अब उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? एक तरह की कम हो जाएगी। तो जब उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? सिंपल सी बात, इन्फेक्शन होगी, ठीक होगा, क्या होगी? एक तरह की इन्फेक्शन होगी। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर क्वेश्चन के अंदर आता है कि एक बच्चा है जनाब वो आपके पास प्रेजेंट करता है, उसको जनाब एक तरह का हाइपोकालसीमिया है और इसके बाद उसको जनाब बार बार इन्फेक्शन हो रही हैं और इसके साथ एक दो और चीजें होती हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कार्डिक एनोमलीज बता देता है, हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम बता देता है, फेस की कोई ना कोई प्रॉब्लम बता देता है। तो आपने कहना है कि ये कौन सा सिंड्रोम है? ये आपका डी जॉर्ज सिंड्रोम है, ठीक हो गया। अभी हम जनाब इसकी एक एक निमोनिक्स होता है वो आपको पता होना चाहिए जिसकी वजह से आप इसको याद कर सकते हो। इसको हम कहते होते हैं, जो निमोनिक्स अभी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ इसको आप कहते होते हो कैच 22। क्या कहते हैं? एक तरह का कैच 22। आपने कहना कैच 22। आप इसको याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये पंगा क्या, ठीक है। सबसे पहले कैच 22 के अंदर आपने सी को देखना है। सी का मतलब होता है कार्डिक एनोमली। कार्डिक एनोमली, ठीक हो गया। कार्डिक एनोमली इसके अंदर आप देखोगे ऐसे पेशेंट्स के अंदर ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एबनॉर्मल फेस। क्या होगा? एक तरह का एबनॉर्मल फेस देखोगे, एबनॉर्मल फेस इसके अंदर देखोगे। टी का मतलब क्या होता है? थाइमस आप्लेजिया। थाइमस आप्लेजिया। सी का मतलब क्या होता है? आपका क्लेफ्ट पैलेट। तो एक तरह का क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। और एच का मतलब क्या होता है? हाइपोकालसीमिया। तो एक तरह का हाइपोकालसीमिया। और 22 का मतलब क्या है? क्रोमोसोम नंबर है, इसके अंदर इशू होता है। क्रोमोसोम नंबर 22 देखें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है और वो जनाब इस तरह क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है कि जनाब एक तरह का एक 3 साल का बच्चा है वो जनाब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करता है। उसको जनाब एक तरह का हाइपोकालसीमिया है, उसके बाद जनाब उसको बार बार इन्फेक्शन हो रही हैं और उसका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट है। अब जो मैंने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोला, जो मैंने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोला, जो मैंने टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट बोला, इसका मतलब क्या है? उसको कार्डिक एनोमलीज है, ठीक होगा, 3 चीजें। उसके बाद वो ऐसे ही बता देता कि हाँ जनाब फेस की एनोमली है या फिर क्लेफ्ट पैलेट है, तो
आपने आंसर क्या लगाना है, आपने आंसर लगाना है कि ये क्या एक तरह का डी जॉर्ज सिंड्रोम है। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो डी जॉर्ज सिंड्रोम होता है वो क्या काम करता है। डी जॉर्ज सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है उसको एक तरह का अर्ली डेज के अंदर ही उसको एक तरह का हाइपोकाल्सीमिया हो जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर हाइपोकाल्सीमिया हो जाता है तो इसकी वजह से आपको कौन सी डिजीज होती है, हाँ जी, हाइपोकाल्सीमिया की वजह से आपको कौन सी डिजीज होगी, शाबाश, जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, इसकी वजह से होती है टेटनी, एक तरह की टेटनी, आपने कहना टेटनी होती है, ठीक है। तो आपने कहना है उसके अंदर टेटनी है, ये सारे फीचर्स आपने इसको बताने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि हाँ जी जनाब, ये अभी मैंने जो सारी चीजें बताई है ये किसके हवाले से बताई है, ये आपकी बेसिक के हवाले से बताई है। तो कम से कम अब देखें, ये जो भी आपने मैंने जो ये सारी चीजें बताई हैं ये आपने इस तरह करना है, जब मैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आपने ओपन करने हैं आपकी पैथोमा की बुक से, और उसके बाद ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं ये उधर से देखनी, आपका इंशाल्लाह उधर से कवर हो जाता है। अब हम आते हैं क्लिनिकल के लिहाज से कि क्लिनिकल के लिहाज से डी जॉर्ज सिंड्रोम का क्या हिसाब होता है, ठीक है। डी जॉर्ज सिंड्रोम, देखें आपने वही बातें करनी है कि इसके अंदर क्या होता है, पिछली वाली बेसिक वाली बातें वो तो रिपीट होंगी ही होंगी ना। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का मतलब कि इसके अंदर थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच नहीं बनता, थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच नहीं बनता, नंबर वन। फिर आपने कहना है कि जब थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच नहीं बनता तो थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच जो होता है वो एक तरह का आपका पैराथायराइड हार्मोन बना रहा होता है, और एक तरह का क्या बनाता है आपका, एक तरह का थाइमस बनाता है। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर ज्यादा करता है, लेकिन जब पैराथायराइड हार्मोन ही नहीं है तो ब्लड के अंदर कम होगा, ठीक होगा, ये आपने कहना है। उसके बाद थाइमस जो होता है, थाइमस का जो रोल होता है वो क्या होता है, एक तरह का टी सेल की मैच्योरेशन करना, टी सेल मैच्योरेशन करना और डिफरेंशिएशन करना, ठीक होगा, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब देखें जब थाइमस ही नहीं होगा तो सेल की मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन नहीं होगी, जब टी सेल की मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन नहीं हुई तो आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, एक तरह की कम होगी, इम्यूनिटी होगी एक तरह की कम होगी। अच्छा अब यहाँ पर आप क्लिनिकल के लिहाज से हम जाने लगे, जब किसी बंदे की इम्यूनिटी कम होती है तो वहां पर क्या क्या इन्फेक्शन हो सकती हैं। आपने कहना है न्यूमोसिस्टिक, न्यूमोसिस्टिक जरवैसी नमूनिया, ये मोस्ट होता है, जिस भी बंदे की इम्यूनिटी कम होती है उस बंदे के अंदर न्यूमोसिस्टिक जरवैसी नमूनिया होता है, ठीक है। सिस्टिक जेरवैसी नमूनिया, आपने कहना है इसके अंदर जो नमूनिया होता है उसको हम कहते हैं न्यूमोसिस्टिक जेरवैसी नमूनिया, ये आपका पीसीपी आपको लाजमी पता होना चाहिए जिस बंदे की इम्यूनिटी कम होती है। उसके बाद देखें इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन होती हैं, इसके अंदर जनाब आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं, इसके अंदर जनाब आपकी फंगल इन्फेक्शन होती हैं, ये जनाब आपकी सारी की सारी क्या होती है, एक तरह की इन्फेक्शन होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखें, जैसा ये मैंने कहा कि सारी की सारी इन्फेक्शन हो रही है, ये सारा हिसाब होता है। आगे देखें जो आपका थाइमस है, आप मेडिएस्टिनम का टॉपिक पढ़ते हो, मेडिएस्टिनम के टॉपिक के अंदर आपने एनाटॉमी की जब आप देखते हो बात, वहां पर उन्होंने थाइमस की लोकेशन बताई होती है कि थाइमस यहाँ पर होता है, लेकिन जब यहाँ पर इस बंदे के अंदर जब हम एक्सरे करते हैं तो थाइमस का जो शेडो होता है वो एब्सेंट होता है। तो थाइमस, थाइमिक शेडो, थाइमिक शेडो एब्सेंट होगा, क्यों, क्योंकि भाईजान इसमें थाइमस है ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चंस में आप लोगों को बताता जाऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है, उसको जनाब एक तरह का ब्लड सीरम जो कैल्शियम है उसका लेवल कम है, और उसके बाद जनाब एक्सरे करते हैं तो एक्सरे के अंदर जो थाइमिक शेडो है वो एब्सेंट है, और उसके बाद उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन, आपने क्या आंसर बताना है, आपने कहना डी जॉर्ज सिंड्रोम है, ठीक हो गया। ताकि आपको पता हो कि डी जॉर्ज सिंड्रोम की जो मेन फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी हाइपोकाल्सीमिया होता है, आपका क्या होता है एक तरह का बार बार इन्फेक्शन होती हैं, आपका एक तरह का क्या होता है, आपने कहना हार्ट की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होती है, टी सेल्स की मैच्योरेशन होती है जिसकी वजह से फिर बार बार इन्फेक्शन हो सकती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक तरह का ट्रीटमेंट की तरफ कि ट्रीटमेंट क्या करना होता है। ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसका बोन मैरो ही होता है जी, लिख लें। ट्रीटमेंट क्या होता है एक तरह का, ट्रीटमेंट बोन मैरो ही होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, ठीक हो गया, ये इसका होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ठीक हो गया कि एक तरह का जो थाइमस होता है, थाइमस, ये भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसका एक और ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है थाइमस ट्रांसप्लांटेशन, क्या होता है एक तरह का थाइमस ट्रांसप्लांटेशन। ये क्या होगा, क्योंकि जब हम थाइमस ट्रांसप्लांट कर देंगे तो कम से कम आपकी टी सेल्स जो होंगी वो मैच्योर हो जाएंगी, जब आपकी टी सेल्स मैच्योर होंगे तो वो क्या होगी, एक तरह की जो आपकी बॉडी को बार बार इन्फेक्शन हो रही थी वो नहीं होगी, ठीक होगा, इस वजह से हम थाइमस मैच्योर ट्रांसप्लांट कर देते होते हैं। तो ये था जनाब आपका डी जॉर्ज सिंड्रोम। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैं सारे इसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने लगा हूँ, ये आप अभी लिख लें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सिंड्रोम की तरफ आते हैं, डी जॉर्ज सिंड्रोम।
कि डी जॉर्ज सिंड्रोम क्या होता है। देखें जी, डी जॉर्ज सिंड्रोम के अंदर आपने जो मेन बातें जो आपने याद रखनी है वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 आपने कहना है कि इसके अंदर थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच नहीं बनती। नंबर 2 आपने कहना है इसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन नहीं बनता और आपका एक तरह का मतलब कि पैराथायराइड हार्मोन नहीं बनता जो कि जनाब कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है। इस वजह से क्या होगा, आपका कैल्शियम का लेवल क्या होगा इस बंदे के अंदर कम होगा। आपने कहना है थाइमस भी नहीं बनता। जब थाइमस नहीं बनता तो एक्सरे के अंदर शेडो जो होगा थाइमस का वो एब्सेंट होगा। और इस वजह से आपने नंबर 3 पर कहना है रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगी। रिकरेंट एक तरह की इन्फेक्शंस होंगी और रिकरेंट इन्फेक्शंस के अंदर आपकी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल सारी ठीक हो गया। उसके बाद आपने बताना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कार्डिक एनोमलीज होती है। देखिए कार्डिक एनोमलीज की बात इसके अंदर कोई भी बता सकता है। कौन सी कार्डिक एनोमली हो सकता है कि वो कह दे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, हो सकता है वो कह दे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, हो सकता है वो कह दे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, यानी कि हार्ट की कोई बीमारी बता सकता है। ठीक हो गया। नंबर 5 वो क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट। इसके अंदर हम देखते हैं क्लेफ्ट पैलेट देखते हैं। इसके अंदर जनाब हम फेस एनोमलीज देखते होते हैं। फेस की कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी वो बता सकता है। उसके बाद नंबर 7 आपने कहना है इसका जो एक तरह का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, एक तरह का ट्रीटमेंट क्या होता है, एक तरह का आपने कहना है बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर ये कर दो या फिर थाइमस ट्रांसप्लांट कर दो। ठीक है, तो ये था जनाब आपका एक तरह का डी जॉर्ज सिंड्रोम। अब हम जो नेक्स्ट जो आपका सिंड्रोम को डिस्कस करने लगे हैं वो देख लें एक बार। आगे आते हैं जनाब नंबर 2। देखें दूसरा जो सिंड्रोम है वो बिल्कुल एक तरह का बेसिक का है। ये भी आपको अगर आपने बेसिक से करना है तो बेसिक का जो टॉपिक होगा वो जनाब आप ये वाला जो टॉपिक है वो पैथोमा से कर सकते हो, आप फर्स्ट एड से कर सकते हो, किसी भी जगह से ये वाला टॉपिक कर सकते हो जो अभी मैं बताने लगा हूँ। इसको हम कहते होते हैं ल्यूकोसाइटिक एडहीजन डेफिशिएंसी। ये टॉपिक का नाम क्या है, एक तरह का ल्यूकोसाइटिक, इस टॉपिक का नाम है ल्यूकोसाइटिक एडहीजन डेफिशिएंसी। क्या होता है, एक तरह का एडहीजन डेफिशिएंसी। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका एक तरह का ब्लड है, ये आपका ब्लड है। ठीक हो गया, ब्लड वेसल है। आपको पता है कि ब्लड के अंदर क्या, ब्लड वेसल के अंदर क्या चल रहे हैं, इस तरह के ब्लड के सेल्स चल रहे होते हैं। ठीक है, एक तरह के ब्लड के सेल्स चल रहे होते हैं। अब ये आपकी बॉडी के सेल्स हैं, ये आपकी बॉडी के सेल्स हैं। अब इस बॉडी के सेल्स के अंदर आपने ये समझना है कि यहाँ पर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गई है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई आपका पैथोजन आ गया है, बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई ना कोई पैथोजन आया जो कि जनाब हमारी बॉडी को एक तरह का डैमेज कर रहा है। मुझे ये बताएं, जब ये एक सेल हमारी बॉडी नॉर्मल सेल को डैमेज कर रहा है तो जो ब्लड के अंदर हमारे सेल्स होते हैं वो आप इधर आएंगे कि नहीं आएंगे, पहले ये बताएं शाबाश। वो इंजरी वाली जगह पर आएंगे कि नहीं आएंगे, इंजरी वाली जगह पर। तो सिंपल सी बात है भाईजान, वो इंजरी वाली जगह पर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस पैथोजन को किल करेंगे। अगर वो पैथोजन को किल नहीं करते तो ये जो पैथोजन होगा वो एक सेल से आगे फैला दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह फिर आगे फैलता जाएगा। तो फिर तो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैलती जाएगी। ऐसे ही है ना। अब देखें, अब ये आपने इस तरह समझना, ये ए है, दूसरी पिक्चर में दिखाने लगा उसको हम कहते हैं बी है। ठीक हो गया, इसको आप इस तरह समझे कि ये फॉर एग्जांपल मैं दोबारा पिक्चर बना रहा हूँ और इसके अंदर आपने कहना है कि ये जनाब आपके एक तरह के न्यूट्रोफिल है। जस्ट एग्जांपल है कि ये आपके न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, और ये जो आपकी ब्लड वेसल की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, आपकी एक तरह की एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। अब मेरी बात को गौर कीजिएगा, एंडोथेलियल सेल्स में से आपकी एक प्रोजेक्शन होती है जो कि जनाब ऊपर की तरफ जाती है, उसको हम कहते हैं कैम, आई कैम, या फिर क्या कहते हैं एक तरह का वी कैम। ये होती है आई कैम और वी कैम। ये आई कैम वी कैम इधर से होती है और आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इधर से एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है इंटीग्रीन प्रोटीन। क्या नाम होता है उसका, इंटीग्रीन प्रोटीन। ये आपने कहना इंटीग्रीन प्रोटीन। ठीक है, ये जनाब आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो जनाब क्या होता है कि ये जो आपका न्यूट्रोफिल्स होता है ये इसको इधर से इधर लेकर इधर आ सकते हैं, इंजरी वाली जगह पर लेकर आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब जस्ट इमेजिन करें, अगर फॉर एग्जांपल आपकी इंटीग्रीन प्रोटीन ही नहीं है तो क्या आपके न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आपकी एंडोथेलियल सेल्स के साथ जुड़ सकेंगे? पहले तो ये बताएं शाबाश, कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आपके सेल से जुड़ सकेंगे? जो उसका आई कैम वी कैम जो प्रोजेक्शन थी उसके साथ जुड़ सकेंगे? उसके साथ नहीं जुड़ सकेंगे। जब उसके साथ जुड़ ही नहीं सके तो क्या फिर वो आपकी इंजरी वाली जगह पर आ सकेंगे? ये वाली जो इंजरी वाली जगह इधर आ सकेंगे आपके न्यूट्रोफिल्स जो होंगे? आपके इंजरी वाली जगह पर भी नहीं आएंगे। तो जब वो आपकी इंजरी वाली जगह पर नहीं आएंगे तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि जो यहाँ पर आपका एक तरह की इन्फेक्शन जो फैली हुई थी, जो यहाँ पर इन्फेक्शन थी फिर यहाँ पर थी, क्या वो इन्फेक्शन यहाँ पर ही रहेगी या इन्फेक्शन आगे फैलती जाएगी? शाबाश, इन्फेक्शन आपकी आगे फैलती जाएगी। समझ आई कि नहीं आई?
पहले यहाँ पर बताएं कि यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई है ल्यूकोसाइटिक एडहेजन डेफिशिएंसी में? ओके, एक मिनट देखें, एक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं पता चला। ये फॉर एग्जांपल आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी एक तरह की ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर ये आपके एक तरह के ब्लड के सेल्स है। फॉर एग्जांपल इसको आपने कहना कि ये आपके न्यूट्रोफिल है, कि एक तरह के न्यूट्रोफिल है, ठीक हो गया, आपने इस तरह कहना है। और ये जो है वो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, ये आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं। इन नॉर्मल सेल्स के ऊपर ये एक पैथोजन था, उसने जनाब एक तरह की इन्फेक्शन काज करवा दी। अब मेरी बात को गौर करना है, अब ये जो पैथोजन जो मैंने रेड से बनाया है, इसको खत्म करने के लिए आपके न्यूट्रोफिल्स इधर आएंगे कि नहीं आएंगे? पहले तो ये बताएं, क्योंकि आपके पैथोजन को खत्म भी तो करना है ना, तो उसको जो खत्म करता है वो हमारे इम्यून सेल्स करते होते हैं, वो इधर आएंगे। अब देखिए इन केस जब ये इधर आते हैं ना, थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स देते रहें ताकि मुझे पता चले कि हाँ जी जनाब क्या हिसाब है, ठीक है। अब देखें जब ये इधर आते हैं ना, इनके इधर आने के लिए जरूरी होता है कि ये कहते हैं आई कैम और वी कैम, इस तरह का क्या होता है, एक तरह का आई कैम और वी कैम, इस तरह आई कैम और वी कैम। और उसके बाद जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उधर से आपकी एक प्रोटीन होती है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रीन प्रोटीन। क्या कहते हैं? एक तरह का इंटीग्रीन प्रोटीन, इंटीग्रीन प्रोटीन। अब जब इंटीग्रीन प्रोटीन आपके न्यूट्रोफिल से और इधर से आपकी जो प्रोजेक्शन है वो जनाब आपकी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब एंडोथेलियल सेल्स आपकी, सॉरी, जब न्यूट्रोफिल्स आपकी लेयर के साथ जुड़ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं एडहीजन। क्या कहते हैं? एक तरह का एडहीजन कहते हैं। समझ आ रही है आपने क्या कहना है? एक तरह का एडहीजन कहते हैं। और जब एडहीजन हो जाती है तो फिर ये जो न्यूट्रोफिल्स, और जब आपके न्यूट्रोफिल्स आपकी इंजरी वाले हैं तो फिर इस पैथोजन को खत्म कर देते हैं। ओके, अब मेरी बात गौर कीजिएगा, शाबाश। जस्ट इमेजिन अगर किसी बंदे के अंदर ल्यूकोसाइटिक एडहीजन डेफिशिएंसी है, यानी कि इंटीग्रिन की डेफिशिएंसी, इंटीग्रिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये आपस में ज्वाइंट कर सकेंगे? जब किसी बंदे के अंदर इंटीग्रिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या जो न्यूट्रोफिल्स होंगे वो जनाब आपके ये जो एक तरह के इसके साथ ज्वाइंट कर सकेंगे? पहले ये बताएं, शाबाश। क्या ये ज्वाइनिंग हो सकेगी? एडहीजन हो सकेगी? एडहीजन नहीं हो सकेगी। तो जब आपकी एडहीजन नहीं होगी तो इसके बाद मुझे बताएं कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आपके इधर आ सकेंगे? जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं वो इधर आएंगे? न्यूट्रोफिल्स इधर नहीं आएंगे। जब आपके न्यूट्रोफिल्स इधर आए नहीं, तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी इन्फेक्शन ये थी, जो पैथोजन था, आप इस पैथोजन को मार सकोगे? जो पैथोजन आपका इधर, आप उस पैथोजन को खत्म कर सकोगे? आप उस पैथोजन को खत्म नहीं कर सकते। फिर क्या होता है? ये इन्फेक्शन एक सेल से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में रिकरेंट इन्फेक्शन होती है। क्लियर हो गया? अब मैं जो टॉपिक जो करवा रहा हूँ वो कौन सा? आपका ल्यूकोसाइटिक एडहीजन डेफिशिएंसी। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर जाते हैं, ठीक है। एलएडी, ल्यूकोसाइटिक एडहीजन डेफिशिएंसी, ठीक है। अब देखें, आपने कहना है कि जो ल्यूकोसाइटिक एडहीजन डेफिशिएंसी होती है, इसमें जो कॉमनली डेफिशिएंसी होती है वो किस प्रोटीन की होती है? एक तरह की इंटीग्रिन प्रोटीन की, इंटीग्रिन प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, ठीक हो गया। आपने ये कहना है। अब देखें, जब इंटीग्रिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके बाद आपने क्या कहना है कि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके जो इंजरी वाली जगह है, क्या वहां पर न्यूट्रोफिल्स आते हैं? ये बताएं, शाबाश। जो आपकी इंजरी वाली जगह होती है, क्या वहां पर आपकी न्यूट्रोफिल्स आते हैं? जो आपकी इंजरी वाली जगह पर होती नहीं। लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स, लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स एट साइट ऑफ इंजरी, ठीक हो गया। अब मेरी बात को गौर करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपके न्यूट्रोफिल्स होंगे ना इंजरी वाली जगह पर, जब भी होंगे, वो आपकी अब्सेस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? आपकी अब्सेस करवाते हैं। अगर कभी भी इंजरी वाली जगह पर आपके न्यूट्रोफिल्स के सेल्स होंगे तो इसका मतलब है वो अब्सेस करवाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है। वो अब्सेस, पस फॉर्मेशन, जी, वो पस की फॉर्मेशन करवाएंगे, वो अब्सेस की फॉर्मेशन करवाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि जब ये आपके न्यूट्रोफिल्स आपकी इंजरी वाली जगह पर गए ही नहीं है तो क्या पस फॉर्मेशन होगी? क्या अब्सेस बनेगी? ये बताइएगा। नहीं। तो आपने कहना नो पस फॉर्मेशन, नो अब्सेस फॉर्मेशन, ठीक हो गया। ये हिसाब ही नहीं होगा। लेकिन अब ये बताया कि जो उधर आपके न्यूट्रोफिल्स इंजरी वाली जगह पर तो आ नहीं रहे, तो न्यूट्रोफिल्स कहाँ पर है? ब्लड के अंदर है ना। तो न्यूट्रोफिल्स जब ब्लड के अंदर है तो फिर क्या होगा? आपका लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, यानी कि हाई लेवल ऑफ, यानी कि ल्यूकोसाइट्स इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर जो होगा वो जनाब आपके न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद आप क्या कह सकते हो? रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी कि नहीं होगी?
रिकरंट ही होंगी भाई, आगे कुछ एक तरह का इन्फेक्शन बार बार होंगी, ठीक है, आपने कहना रिकरंट। उसके बाद इसका फीचर्स क्या होता है, डिलेड सेपरेशन ऑफ द अम्बिलिकल कोड, डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड, ये आपको पता होना चाहिए जनाब। ये था जनाब आपका ल्यूकोसाइटिक एडहेजन डेफिशिएंसी। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको ल्यूकोसाइटिक एडहेजन डेफिशिएंसी में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश एनीवन। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ल्यूकोसाइटिक एडहेजन डेफिशिएंसी में से किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, अब हम आते हैं डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ठीक है, अगर एक बंदा, ठीक है, जब बच्चा होता है ना उसकी हम अम्बिलिकल कोड कट करते हैं, ठीक है, अम्बिलिकल कोड जो होती है वो कट कर देते हैं, मतलब से वो सेपरेट हो जाता है। अब वहां पर हीलिंग जो होती है वो एक तरह की सही हो जाती है, जल्दी जल्दी हीलिंग हो जाती है उसकी अम्बिलिकल कोड की, ठीक है। अब देखें ये वाला जो बच्चा होगा ना उसमें जो हीलिंग होगी वो नहीं होगी जल्दी, और वहां पर पस भी नहीं बनेगी, लेकिन वहां पर हीलिंग भी नहीं होगी, रिकरेंट इन्फेक्शन होगी, तो इसको कहता है डिलेड सेपरेशन ऑफ द अम्बिलिकल कोड, यानी कि जो आपकी अम्बिलिकल कोड होती है वहां पर इन्फेक्शन ज्यादा देर तक रहेगी, उसको हीलिंग होने में बहुत ज्यादा देर लगेगी, ठीक हो गया जी, आप कह सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं जनाब आपका, हम ये था आपका मेन बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप कौन सी बुक से कर सकते हो, पैथोमा या फिर किस बुक से, आपकी एक तरह की फर्स्ट ईयर से, और ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता होता है, फिर ना कहिएगा, ठीक होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, वो कहता है एक बच्चा जनाब आता है, उसकी डिलेड अम्बिलिकल सेपरेशन है, उसका जनाब न्यूट्रोफिल का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है, और जनाब उसकी पस भी नहीं बनी हुई, और उसके बाद वो कहता है कि उसको बार बार बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, तो ये क्या है, आपने कहा ल्यूकोसाइटिक एडहेजन डेफिशिएंसी है, क्या एक तरह का ल्यूकोसाइटिक एडहेजन डेफिशिएंसी, आपका आंसर ये होना चाहिए। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि हाँ जी जनाब ल्यूकोसाइटिक एडहेजन डेफिशिएंसी हो गया, आगे जिस मेन बातों का आपको पता होना चाहिए, जिसमें से एक तरह के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्या है, आपने कहना है कि एक तरह का इसमें हम क्या करेंगे, देखें हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एक तरह का बोन, इसका जो ट्रीटमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बाकी इसकी हर चीज बेसिक वाली क्लिनिकल के अंदर आप यूज कर सकते हो, क्लिनिकल की बुक के अंदर सेम टू सेम यही लिख सकते हो कि हाँ जी जनाब इसके अंदर इंटीग्रीन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक हो गया। आप ये कह सकते हो कि इसकी वजह से जनाब स्किन इन्फेक्शंस होती हैं, आपकी बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होती हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, पल्मोनरी इन्फेक्शंस होती हैं। आपने ये कहना है ओम्फालाइटिस, डिलेड अम्बिलिकल कोड, ओम्फालाइटिस यानी कि उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद आपने कहना है कि पस वहां पर नहीं बनती होती। आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का WBC का लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर ज्यादा होता है, ठीक हो गया जी। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या हिसाब है। नेक्स्ट हम जो डिजीज डिस्कस करने लगे हैं वो आपकी डिजीज है चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम। क्या नाम है उसका, चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम। इसको देख लेते हैं जी, चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम। चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम का क्या मतलब है जी, अच्छा जी, चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम के बारे में आपको इस तरह पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसा कि ये मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि एक तरह का गौर करना है, देखिए ये आपका ब्लड है, ये आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ पर आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, उसके बाद जनाब यहाँ पर ये पैथोजन ने इन्फेक्शन काज कर दी थी, ये क्या एक तरह की पैथोजन ने इन्फेक्शन काज कर दी थी। अब देखें शाबाश, ये आपके एक तरह का इधर आए न्यूट्रोफिल्स, आपके न्यूट्रोफिल्स जब इधर आते हैं तो ये जो न्यूट्रोफिल्स के सेल्स होते हैं वो जनाब आपके इन सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, किस सेल्स को, इंजर्ड सेल को इनगल्फ कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो इंजर्ड सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं। जब न्यूट्रोफिल्स इंजर्ड सेल्स को इनगल्फ करते हैं इसको हम कहते हैं फेगोसोम। क्या कहते हैं, एक तरह का फेगोसोम कहते होते हैं, समझ आ रही है। अब देखें कि आपने कहना है कि जो न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये इंजर्ड सेल्स को एक तरह का इनगल्फ कर लेता है, इसको हम कहते हैं फेगोसोम। आपने कहना है कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो एक सेल है, उसके अंदर भी तो ऑर्गेनेली होगा, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनेली होता है उसको हमने कहना है लाइसोसोम। क्या कहना है, एक तरह का लाइसोसोम होता है, समझे मेरी बात को। देखें अब जो न्यूट्रोफिल्स थे, दोबारा मैं एक बार बात बता देता हूँ कि आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स थे, उसको किसी तरह डैमेज किया सेल्स ने। अब वो जो नॉर्मल सेल्स से जिनको डैमेज किया हुआ था वहां पर आपके न्यूट्रोफिल्स आते थे, और न्यूट्रोफिल्स आकर आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स और उनके अंदर जो पैथोजन था जिसने उसको एक तरह का डैमेज किया था उन दोनों को इनगल्फ कर देते हैं। क्या करते हैं, एक तरह का इनगल्फ कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं फेगोसोम। क्या कहते हैं, एक तरह का फेगोसोम, इनगल्फ करने को। और आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर आपकी एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम, जिसको हम कहते हैं एक तरह का लाइसोसोम, कहते हैं एक तरह का लाइसोसोम। अब देखें ये जो फेगोसोम है
और लाइसोसोम है, ये आपस में दोनों मिलते हैं, कहते एक तरह का दोनों आपस में मिलते हैं। और जब ये फैगोसोम लाइसोसोम आपस में दोनों मिलते हैं, इसको हम कहते हैं फैगोलाइसोसोम। क्या कहते हैं? एक तरह का फैगोलाइसोसोम, इसको हम फैगोलाइसोसोम कहते हैं। और ये फैगोलाइसोसोम क्यों होता है? ये फैगोलाइसोसोम इस वजह से होता है क्योंकि ये जो लाइसोसोम है, क्योंकि ये जो आपका एक तरह का लाइसोसोम है, ठीक हो गया, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, कहते हैं एक तरह का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो जनाब इस पैथोजन को खत्म कर सकते हैं। जब ये पैथोजन खत्म हो गया तो मुझे ये बताएं कि क्या ये आगे आपके नॉर्मल सेल्स को डैमेज करेगा? आगे आपके नॉर्मल सेल्स को डैमेज नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो ये जो आपका चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम होता है, आपने कहना है कि बेसिकली जो इश्यू होता है ये फैगोसोम का लाइसोसोम के साथ ना मिलने का होता है। ये आपका न्यूट्रोफिल समझे, ठीक है। इसको आपने कहना है कि ये फाइगोसोम है, इसको आपने कहना है कि ये आपका एक तरह का लाइसोसोम है। और अगर ये दोनों आपस में ना मिले, अगर ये दोनों आपस में ना मिले, इसको हम कहते हैं एक तरह का चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम। क्या कहते हैं? एक तरह का चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम। मुझे ये बताएं अब, शाबाश, मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है कि जब किसी बंदे को चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम होगा तो आपके न्यूट्रोफिल्स जो होंगे वो आपके इधर ज्यादा से ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? इंजरी वाली जगह पर, शाबाश, हाँ जी, इंजरी वाली जगह पर ज्यादा से ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? पहले तो मुझे इस बात का आंसर दे। इंजरी वाली जगह पर आएंगे ना, ठीक हो गया, इंजरी वाली जगह पर आएंगे। जब ये आपकी इंजरी वाली जगह पर आए तो न्यूट्रोफिल्स जहां पर होंगे अगर इंजर वाली जगह पर चले जाएं तो अब्सेस बनती है कि नहीं बनती? अब्सेस बनेगी कि नहीं बनेगी? जब आपकी इंजर वाली जगह पर आपके एक तरह के न्यूट्रोफिल्स ज्यादा से ज्यादा जाएंगे उस वजह से अब्सेस बनेगी तो बनेगी ना। तो इसके अंदर क्या बनेगी? अब्सेस बनेगी। नंबर 1 ए आपने क्या कहना है? एक तरह का अब्सेस बनेगी। नंबर बी आपने क्या कहना है? इसके अंदर आपने दूसरी बात मुझे ये बतानी है, क्या ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा? और भाई कम होगा, क्यों? क्योंकि सारे से ज्यादा तो इधर आ रहे हैं। तो आपने कहना न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा, न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा, ठीक होगा। नंबर सी की तरफ आ जाते हैं, क्या होगा? अब ये बताएं कि जो पैथोजन इधर था क्या वो एक तरह का मरा है? वो पैथोजन आपका मरा है? ये बताएं। उसकी डेथ ही नहीं हुई तो इन्फेक्शन आगे से आगे फैल रही है तो क्या होगा? रिकरेंट इन्फेक्शन होगी, रिकरेंट इन्फेक्शन होगी। अब देखें, बेसिकली चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम को याद करना है आपने इस तरह कि ये इशू है वेजिकल्स का। इसका इशू है आपके एक तरह का वेजिकल्स का, क्योंकि ये भी आपका एक वेजिकल्स होता है, यानी कि ये फैगोलाइसोसोम भी एक वेजिकल होता है, लाइसोसोम भी एक वेजिकल्स होता है। तो आपने कहना है कि ये एक तरह का किसका इशू होता है? आपका एक तरह का वेजिकल्स का इशू होता है। अब ये देखें, थोड़ा सा गौर करना है, शाबाश, गौर कीजिएगा। जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं ना, प्लेटलेट्स, वो भी आपके एक तरह के जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं उसके छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसका वेजिकल्स की फॉर्मेशन होती है, उसकी भी वेजिकल्स की फॉर्मेशन होती है। और वो जो प्लेटलेट्स हैं, वो जो वेजिकल्स हैं, वो भी डिस्टर्ब होंगे। जब प्लेटलेट्स डिस्टर्ब हुए तो इस वजह से आपकी ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? शाबाश, आपने कहना इसकी वजह से होगी प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इस वजह से होगी एक तरह की ब्लीडिंग होगी, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे देखो कि फॉर एग्जांपल आपका एक तरह का जो हमारा जो ये देखें कि आपकी जो बेजल लेयर होती है ना, बेजल लेयर, जो आपकी बेजल लेयर होती है, आपकी जो एपिथेलियम लेयर होती है उसकी जो एक लेयर होती है बेजल लेयर, स्ट्राटम बेजाली, आपने पढ़ा होगा। ये तो मेरे ख्याल में हर किसी ने, लाइक हुसैन की जो बुक है, आप सारे माशाल्लाह हिस्टोलॉजिस्ट बन गए होंगे, थोड़ा बहुत ये पढ़ लिया होगा कि स्ट्राटम बेजाली होता है, स्ट्राटम स्पाइनोजम होता है, ग्रेनुलोजम होता है, ठीक हो गया। वो जो लेयरें होती हैं उसके अंदर आपकी जो स्ट्राटम बेजाली होती है उसके अंदर क्या होता है? आपके एक तरह की मेलानिन्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब वो वेजिकल्स की फॉर्म में वो ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को कलर मिलता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को कलर मिलता है। मुझे ये बताएं कि ये डिसऑर्डर किसका है? वेजिकल्स का है कि नहीं है? वेजिकल्स का है ना। तो जब ये वेजिकल का डिसऑर्डर है तो क्या वो आपका एक तरह का मेलानिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्या वो ऊपर की तरफ आ सकेगा? जो आपकी केराटिन लेयर्स होती हैं, ठीक है, नहीं आ सकेगा। जब वहां पर आएगा नहीं तो क्या होगा? इसकी वजह से बंदे का कलर जो होगा वो व्हाइटिश होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एल्बिनिज्म। क्या कहते हैं? एक तरह का एल्बिनिज्म होगा, ठीक हो गया। आगे देखें जनाब, एफ एफ के अंदर क्या होता है? एफ के अंदर ये आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? हाँ जी, जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? इतना तो हर बच्चे को पता होगा कि वो वेजिकल्स के अंदर होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं? किसके अंदर होते हैं? आपके न्यूरो ट्रांसमीटर का होते हैं एक तरह का वेजिकल्स के अंदर होते हैं। हमारे जिस्म को जो मैसेज देते हैं, एक जो मैसेज देने का काम करते हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं।
तो अगर फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स के अंदर होते हैं, ये प्रॉब्लम आपके वेसिकल्स का है, तो क्या न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर आगे नहीं जाएंगे। जब न्यूरोट्रांसमीटर आगे नहीं जाएंगे तो क्या सही तरह मैसेज जाएगा? नहीं होगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी। तो ये मेन बातें हैं जो आप लोगों को बतानी चाहिए। होप तो आपको सारे कंसेप्ट के साथ पता लग गई होगी कि हाँ जी जनाब ये क्यों है। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि एल्बिनिज्म क्यों है, आपने उसको बताना है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों है, आपने बताना है। प्लेटलेट्स क्यों है, डेफिशिएंसी क्यों है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ब्लीडिंग आपने बताना है। रिकरेंट इन्फेक्शन क्यों है, न्यूट्रोपिनिया क्यों है, एक्सेस क्यों है। ठीक है, तो ये बातों का आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब ये क्या होता है। आपने कहना ये क्या एक तरह का चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम को यही जो बातें मैंने अभी की हुई हैं, इसको अपने बेसिक की बुक से करना है, सेम टू सेम। आप अपनी फर्स्ट ईयर से कर सकते हो, आप अपनी जो है फॉर एग्जांपल एक तरह की पैथोमा की बुक से कर सकते हो, जिधर से आपको अच्छा लगता है उधर से आप कर सकते हो। तो अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है। आपने कहना है दूसरी तरफ अगर चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम, चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम, तो चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम को आपने कहना है कि ये क्या है एक तरह का, आपने कहना है कि ये जनाब आपका न्यूट्रोफिलिक डिसऑर्डर है। न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक डिसऑर्डर लिखते हैं, न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक डिसऑर्डर। कीमोटैक्टिक का मतलब पता है क्या होता है? वो प्रोसेस, ये अगर न्यूट्रोफिल्स है, ये आपके नॉर्मल सेल्स हैं, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका सेल्स इधर आता है और इसको इंगल्फ करता है। इस सारे प्रोसेस को आपको कीमोटैक्टिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमोटैक्टिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए इसको इंगल्फ तो हो नहीं रहा, तो क्या ये कीमोटैक्टिक डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने कहना कीमोटैक्टिक ही डिसऑर्डर है। ठीक हो गया, तो आपने कहना कि यह एक तरह का ये कीमोटैक्टिक डिसऑर्डर है, नंबर 1। ठीक हो गया। फिर आपने क्या कहना है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है, आपने कहना है कि इसके अंदर एल्बिनिज्म होती है, क्या होती है? एक तरह की एल्बिनिज्म होती है। फिर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। फिर आपने कहना न्यूट्रोपीनिया होता है, क्या होता है? एक तरह का न्यूट्रोपीनिया होता है। फिर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है? एक तरह की इन्फेक्शन बार बार होती है, पायोजेनिक इन्फेक्शन होती है, पायोजेनिक इन्फेक्शन होती हैं। और पायोजेनिक इन्फेक्शन जो मीन करवा रहा होता है आपका पैथोजन, उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोपायोजेंस। कौन सा होता है? एक तरह का स्ट्रेप्टोपायोजेंस होता है, पायोजेंस होता है जी। प्रोटीन ट्रैफिकिंग डिफेक्ट इसको हम कहते हैं। सूडोमोनास होता है, सूडोमोनास होता है। ठीक हो गया, ये जनाब आपका हो गया। उसके बाद आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है? एक तरह का इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो ये था जनाब आपका चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम। ये जो मैंने चीजें लिखवाई हैं बेसिक के अंदर वो ऐड कर लीजिएगा क्लिनिकल के अंदर। ठीक है, बाकी इसके अंदर और कोई ऐसा हिसाब नहीं है। तो ये था जनाब आपका चार्डियक हिगाशी सिंड्रोम देख लिया, ये सारा कुछ देख लिया। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और आगे देख लेते हैं कि आगे क्या हिसाब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि हाँ जी जनाब इसके अंदर एक डिसऑर्डर है जिसको हम कहते होते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। इसको हम बेसिक क्लिनिकल दोनों के लिहाज से कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो टेंशन नहीं लेना क्योंकि आपका दोनों चीजें आपकी इजीली हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इम्यूनोलॉजी इंशाल्लाह डिसऑर्डर आज करके हम सारे के सारे फ्री हो चुकी होगी। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होते हैं? देखें, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो होता है इसके अंदर आपने ये कहना है कि आपकी एक तरह की दोनों तरह की जो इम्यूनिटी बी सेल कंबाइंड आ गया ना, लफ्ज जहां पर भी लफ्ज कंबाइंड आ जाए ना, बात को नोट कर लीजिएगा, वहां पर आपके बी सेल भी इन्वॉल्व होंगे, आपके टी सेल भी इन्वॉल्व होंगे, दोनों सेल इन्वॉल्व होंगे। अब मुझे ये बताएं कि ये सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, तो इसके अंदर दोनों सेल इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? शाबाश, हाँ जी, इसके अंदर दोनों सेल इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? तो आपने कहना है जब भी कहीं भी किसी भी जगह पर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी एक तरह का नाम आ जाए, तो आपने क्या कहना है कि इसका क्या होता है? एक तरह का सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का नाम आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? एक तरह का ये दोनों का प्रॉब्लम है, ये बी का भी प्रॉब्लम है, ये आपके टी सेल का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर इशू क्या होता है। जब भी फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है और इसके अंदर ये सेल्स हैं। ठीक हो गया जी, और इसके बाद ये आपका एक तरह का क्या है, इसको हम कहते हैं एक तरह का सेल है, नॉर्मल सेल है। और इसके अंदर क्या किया? एक तरह का ये आपका पैथोजन है जिसने इन्फेक्शन काज कर दी, ये इसका पैथोजन जिसने इन्फेक्शन काज कर दी, ये पैथोजन इन्फेक्शन काज कर दी। ठीक है, गौर कीजिएगा, शाबाश इस बात को। अब इस पैथोजन ने यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज की, यहाँ पर जो सीन होने लगा है हम उसको आगे करने लगे। आगे क्या होता है देखें, जो इसको बताता है ना, जो ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, जो इसको जाके बताते हैं, ओ भाईजान यहाँ पर कोई ना कोई लड़ाई हो गई है आपके नॉर्मल सेल्स के अंदर और पैथोजन के अंदर, और अपने नॉर्मल सेल्स को बचा लें। ठीक होगा, जो जाकर बताता है।
उसको हम कहते हैं साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह का साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो जाकर बताते हैं। क्या होते हैं? एक तरह का इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, साइटोकाइंस क्या कहते हैं? एक तरह का इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आप कह सकते हो, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। उसके बाद आपने कहना है साइटोकाइंस, क्या कहना है? एक तरह का साइटोकाइंस होते हैं। अब मेरी बात मुझको गौर कीजिएगा, शाबाश। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक तरह का जो यहाँ पर जो साइटोकाइंस का सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका साइटोकाइंस का सिस्टम जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि क्या आपके बी सेल्स या टी सेल्स जो होंगे, जो आपके यहाँ पर ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं इम्यून के सेल्स, क्या वो इंजरी वाली जगह पर आएंगे? पहली बात तो ये बताएं, शाबाश। हाँ जी, क्या वो इंजरी वाली जगह पर आएंगे? इंजरी वाली जगह पर नहीं आएंगे। और जब वो आपकी इंजरी वाली जगह पर नहीं आएंगे तो मुझे ये बताएं, तो क्या बी और टी सेल बनेंगे? बी सेल और प्लस टी सेल बनेंगे? हाँ जी। बी और टी सेल कब बनने थे? बी और टी सेल तो तब बनने थे जब इंजरी वाली जगह पर आपके इम्यून सेल्स आते हैं, जब आपके ब्लड के अंदर नॉर्मल सेल्स जो होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी दे रहे होते हैं, जब वो आते हैं। अब वो तो आ नहीं रहे। जब वो आ ही नहीं रहे तो इसकी वजह से बी और टी सेल नहीं आएंगे, जिसकी वजह से ये क्या दोनों का डिसऑर्डर है। नंबर 1 एक इसका ये डिफेक्ट होता है। नंबर 2 जिसका डिफेक्ट होता है वो हम देख लेते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपने इस तरह देखनी है कि जस्ट एक नंबर ए इसको इस तरह लिख लें। नंबर बी कौन सी बात है? नंबर बी आपने इस तरह देखनी है कि देखें, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन होती है ना, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन होती है, उस पैथोजन को पकड़ने के लिए हमारा मैक्रोफेज, हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जाते हैं। कम से कम जिन बच्चों ने माइक्रो, जितनी आप अजमी वालों को नूरी दुनोवा ने करवा दी होगी माशाल्लाह मैम ने, अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होता है और उनका काम क्या होता है। ठीक हो गया? आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई भी पैथोजन आता है, उस पैथोजन को पकड़ने के लिए सबसे पहले जो सेल जाते हैं उनको हम कहते होते हैं एपीसी, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। समझे कि नहीं समझे? अब देखें, उसके अंदर आपका डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं, उसके अंदर आपके मैक्रोफेज आते हैं, उसके अंदर आपके डी सेल्स आते हैं। ये 3 मेन आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ठीक हो गया जी? अब देखें, जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी के अंदर एक पैथोजन आया। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर एक पैथोजन आया। ठीक हो गया जी? अब इसको आपने गौर करना है, ये आपकी बॉडी के अंदर एक पैथोजन आया, इसको पकड़ने के लिए कौन आएगा? इसको पकड़ने के लिए जो आएगा उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो जनाब आते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करें, या मैक्रोफेज, चलो कर लेके मैक्रोफेज आया, उस मैक्रोफेज ने इसको इस तरह पकड़ लिया। जब मैक्रोफेज इसको पकड़ लेता है ना, तो मैक्रोफेज अपनी सरफेस के ऊपर अपना एक रिसेप्टर शो करता है जिसको हम कहते हैं एमएचसी क्लास 2। क्या कहते होते हैं? एक तरह का एमएचसी क्लास 2। आपने कहना इसको हम जो कहते हैं वो उसको हम कहते हैं एमएचसी क्लास 2, एमएचसी क्लास 2। ये एमएचसी क्लास 2 जो होता है, ये इधर से भागता 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 किधर जाता है? आपके टी सेल्स के पास जाता है। कहाँ जाता है? आपके यहाँ पर पड़े होते हैं आपके टी सेल्स, कहते हैं एक तरह का टी सेल्स। टी सेल्स के ऊपर आपके रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं CD4। क्या होते हैं? एक तरह का CD4, CD4 होते हैं। अब देखें, मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है, अगर फॉर एग्जांपल एमएचसी और उसके बाद क्या होता है, CD4 और एमएचसी क्लास 2 आपस में मिल जाते हैं, और इधर से एक सेकंड मैकेनिज्म भी होता है, उसको एक बार दफा करें। ठीक है, जब हम पैथोबेसिक के अंदर आएंगे तब मैं बता दूंगा दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, और क्या होता है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो टी सेल एक्टिव हो जाता है, तो टी सेल एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है, अब मेरी बात को गौर करना है। जस्ट इमेजिन करें, अगर किसी बंदे का एमएससी क्लास 2 सही तरह काम ही नहीं कर रही, शाबाश, तो मुझे ये बताएं कि क्या आपका ये CD4 के साथ मिलेगा? क्या ये आपके टी सेल के साथ मिलेगा? बताएं बताएं, शाबाश। क्या ये आपके टी सेल के साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब ये आपके टी सेल के साथ मिला ही नहीं, तो क्या आपके टी सेल की एक्टिवेशन होगी? क्या आपके टी सेल की एक्टिवेशन होगी? टी सेल की एक्टिवेशन भी नहीं होगी। और जब टी सेल की एक्टिवेशन नहीं होती तो फिर आपके बी सेल की भी एक्टिवेशन नहीं होती, क्योंकि टी सेल जो होते हैं वो बी सेल की एक्टिवेशन करवाते हैं, बी सेल की एक्टिवेशन करवाने में हेल्प अदा करते होते हैं। ठीक है, तो अब देखें दोनों का डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों का डिसऑर्डर हुआ ना? ठीक हो गया जी? अभी तक जो मैंने सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर 2 बातें बताई हैं। एक मैंने बताया था साइटोकाइंस का मसला, उसके अंदर बहुत लंबी डिटेल थी, वो मैंने एक एक करके आपको बता दिया। नंबर 2 मैंने बताया, देखिए लाइनें 2 हैं लेकिन इसके अंदर हिस्ट्री पूरी की पूरी है, वो आपको मैंने बता दी। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या सीन है, आगे की तरफ देख लें कि फॉर एग्जांपल सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बुक्स के अंदर ये 2 पहले पॉइंट्स लिखे ही नहीं हुए, ये पहले वाले 2 पॉइंट्स तो लिखे ही नहीं हुए। ठीक हो गया? उसको हम कहते हैं एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। क्या कहते होते हैं? एक तरह का एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी। अब आप खुद सोचें,
कि जब ये एडिनोसिन डी अमाइनेज, नाम ही एडिनोसिन डी अमाइनेज आ गया, अमाइनेज का डी अमाइनेज का मतलब होता है अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाना। क्या करवाना होता है, इसका नाम क्या होता है, एक तरह का मतलब के अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाना। तो एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी का काम क्या होता है कि जो आपकी एडिनोसिन होती है ना, तो होती है एक तरह की एडिनोसिन, इसके साथ आपका अमाइनो ग्रुप लगा होता है, इसको आप लिख दें अमाइनो, ठीक हो गया। इसमें से और उसके बाद आपका एक होता है जिसको आप कहते हैं डी ऑक्सी एडिनोसिन, क्या कहते हैं, एक तरह का डी ऑक्सी, नंबर एक आपने ये कहना है, और नंबर 2 का कहना है एक तरह का डी ऑक्सी एडिनोसिन, डी ऑक्सी एडिनोसिन, ठीक होगा, डी ऑक्सी एडिनोसिन। इसके साथ भी आपका क्या लगा होता है, एक तरह का अमाइन लगा होता है। जो आपका एडिनोसिन डी अमाइनेज होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये आता है और अमाइनो ग्रुप रिमूव कर देता है, इधर से भी रिमूव कर देता है और उसके बाद इधर से भी रिमूव कर देता है। जब ये अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाते हैं ना, तो ये जनाब आपका जो एडिनोसिन होता है, ये डीऑक्सी एडिनोसिन होता है, ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। समझ आ रही है? अगर इनके साथ अमाइनो लगा रहे, चलो जस्ट इमेजिन करें, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर एडिनोसिन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, ये नहीं है, ये आपका नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये अमाइनो ग्रुप आपका रिमूव होगा, ये आपका अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा? शाबाश, जल्दी करें। क्या ये जो अमाइनो ग्रुप होगा आप दोनों का, ये रिमूव होगा दोनों तरफ से? अमाइनो जो ग्रुप होगा जिसका काम था रिमूव होना, अब ये रिमूव हो सकेगा? और भाईजान अमाइनो ग्रुप जो होगा वो रिमूव नहीं होगा। और अब जब ये अमाइनो ग्रुप आपका रिमूव नहीं होगा, तो मुझे ये बताएं कि जो फॉर एग्जांपल आपके एडिनोसिन यानी कि अमाइनो ग्रुप जब रिमूव नहीं होता, तो ये क्या बन जाते हैं, आपके टॉक्सिक बन जाते हैं, तो एक तरह के टॉक्सिक होते हैं, और ये टॉक्सिक बन के आपके बी और टी सेल दोनों को डैमेज करते हैं, बोन मैरो को डैमेज करते हैं। किसको डैमेज करते हैं? आपके बोन मैरो को डैमेज करते हैं। जब आपकी बोन मैरो ही डैमेज हो जाएगी, तो क्या आपके बी और टी सेल बनेंगे? आपके बी सेल भी नहीं बनते और आपके टी सेल भी नहीं बनते। समझ आई कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई है, दोबारा बता देता हूँ। देखें, एडिनोसिन डी अमाइनेज जो होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि फॉर एग्जांपल ये जनाब आपके एडिनोसिन से आपका अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाना, क्या करना है, एक तरह का अमाइनो ग्रुप को एक तरह का रिमूव करवाना, ठीक हो गया। और उसके बाद इसका काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके एडिनोसिन से डीऑक्सी एडिनोसिन से करवाना। अगर एडिनोसिन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आपका एडिनोसिन जो होगा वो अमाइनो ग्रुप के साथ लगा रहेगा, और एडिनोसिन जब अमाइनो ग्रुप के साथ लगा रहेगा, तो उस वक्त ये एक तरह का टॉक्सिक, क्या होगा, ये टॉक्सिक है। समझ आ रही है? और जब उस कंडीशन में ये टॉक्सिक है, तो ये आपके बी सेल को भी डैमेज करता है और आपके टी सेल को भी डैमेज, और जब बी सेल भी डैमेज होते हैं और आपके टी सेल्स भी डैमेज होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर बी सेल्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है और टी सेल्स की भी डेफिशिएंसी होती है, और इसको हम क्या कहते होते हैं कि सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में से किसी तरह का कोई इशू हो, वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश, एनीवन? हाँ जी, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में से कोई मसला क्लियर है? ओके जी, शुक्र हो गया अगर हो गया तो। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या हिसाब है, ठीक है। सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी को आगे देखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जिस बंदे के अंदर ये सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर हो चुकी है, ना उसके अंदर बी सेल बन रहे हैं, ना उसके अंदर टी सेल बन रहे हैं, भाई उसको इन्फेक्शन होगी कि नहीं होगी? उसको बार बार इन्फेक्शन होगी, उसको फंगल इन्फेक्शन भी होगी, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगी, उसको जनाब न्यूमोसिस्टिक ज्वर वैसा जो होता है वो नमूनिया वो भी होगा, पीसीपी वो भी होगा, ठीक हो गया। उसको हर तरह की इन्फेक्शन होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये बात लिखी जाए कि एक बच्चा है वो प्रेजेंट करता है रिकरेंट, उसको बार 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 उसको इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल भी है, फंगल भी है, वायरल भी है, हर तरह की इन्फेक्शन वो बता देता है, और उसके बाद वो बताता है कि इसके अंदर किस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आपने कहना एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक हो गया। तो आपने ये कहना है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसका भी ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बस। बाकी ये क्लिनिकल बेसिक दोनों के अंदर सेम है, इसके अंदर कोई भी यानी कि ज्यादा नहीं लिखा होगा, बल्कि बेसिक के अंदर क्लिनिकल से ज्यादा ही लिखा होगा। जो मैंने अभी ये करवाया है, ये आपका दोनों तरफ फिट हो सकता है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये करवाया कि सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इससे आगे अब मैं जो डिसऑर्डर आपको करवाने लगा हूँ उसका नाम होता है कॉमन वेरिएबल अमीनो डेफिशिएंसी। क्या नाम है उसका? कॉमन वेरिएबल अमीनो डेफिशिएंसी, सीवीआईडी। इसको आप लिख सकते हो कॉमन वेरिएबल अमीनो डेफिशिएंसी, ठीक हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शाबाश। ये कॉमन वेरिएबल अमीनो डेफिशिएंसी के अंदर कौन से सेल्स की डेफिशिएंसी होगी? शाबाश, आपके कौन से सेल्स की डेफिशिएंसी होगी सीवीआईडी के अंदर?
आपके बी सेल्स की डेफिशिएंसी, बी और टी सेल्स दोनों की डेफिशिएंसी है। किसकी? आपके बी और टी सेल्स दोनों की डेफिशिएंसी, बी प्लस टी। ठीक हो गया। आपने कहना है कि इसके अंदर बी और टी सेल्स दोनों की डेफिशिएंसी होती है। ठीक हो गया। जब इसके अंदर बी और टी सेल्स दोनों की डेफिशिएंसी होगी तो इसके अंदर भी इन्फेक्शन बार बार होगी कि नहीं होगी? होंगी ना। लेकिन आप ये कह सकते हो कि सर उसके अंदर भी बार बार इन्फेक्शन, इसके अंदर भी बी और टी सेल्स की डेफिशिएंसी, तो फिर हम फर्क कैसे डालेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन वेरिएबल इम्यून डेफिशिएंसी है, वो सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी है? ठीक हो गया। आपने जब ये क्वेश्चन आता होता है ना, एक बात लिख लें, इस क्वेश्चन के साथ एग्जामिनर लेट चाइल्डहुड की बात करता है। समझ आ रही है? वो जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि एक 2 माह का बच्चा, 5 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, लेकिन यहाँ पर जो बात होती है वो 10 साल का बच्चा, इसमें उम्र थोड़ी सी ज्यादा बताई जाती है। ठीक होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर इन्फेक्शन इतनी ज्यादा नहीं बताई जाती कि फंगल भी होगी, बैक्टीरियल भी होगी, वायरल भी होगी, इवन ताकि दोनों की डेफिशिएंसी भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा जो होता है वो करता है एग्जामिनर जो होता है। और जिन इन्फेक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा वो फोकस करता है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होती है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को वो ज्यादा मेंशन करता होता है। नंबर 2। नंबर 3, कॉमन वेरिएबल इम्यून डेफिशिएंसी जहां पर भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर या तो लिम्फोमा बताएगा एग्जामिनर, या फिर ऑटोइम्यून डिजीज का जिक्र करेगा। किसका? आपका ऑटोइम्यून डिजीज का। ये दो फीचर्स इसके बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज और आपका लिम्फोमा हमने एक तरह का सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी में हमने नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा था सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी में? बताएं शाबाश। सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी में आपने पढ़ा? ये नहीं पढ़ा, कॉमन वेरिएबल इम्यून डेफिशिएंसी में पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है? और वहां पर हमने एक तरह का ये नहीं पढ़ा था कि हाँ जी जनाब लेट चाइल्डहुड में होता है, लेट चाइल्डहुड में यहाँ होता है। वो अर्ली चाइल्डहुड की बातें उधर पढ़ा कर। बच्चा आए फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है जनाब, 2 साल उसकी उम्र है या 1.5 साल उसकी उम्र है, उसके बाद उसको बैक्टीरियल, वायरल, फंगल सारी तरह की उसने इन्फेक्शन डाली, और उसके बाद वो पूछता है कि क्या हो सकता है? आपने कहा भाईजान सीवी कॉमन वेरी सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होगा। और वो कभी कभी एग्जामिनर ये भी बता देता है कि इस बंदे के अंदर बी और टी सेल दोनों की डेफिशिएंसी है, ये भी बता देता होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट भी क्या है? सिंपल बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसका ट्रीटमेंट भी क्या होता है? आपका एक तरह का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। बस ये। आगे हम आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या हिसाब है। नेक्स्ट हम जो डिजीज डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है एक्स लिंक्ड आ गैमा ग्लोबुलिनीमिया। क्या नाम होता है उसका? एक्स लिंक्ड आ गैमा ग्लोबुलिनीमिया। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक्स लिंक्ड आग लेवल गैमा ग्लोबुलिनीमिया का आपने इसको याद करने का जो तरीका है ना, आपने बी कर लेना है। बी 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 से बॉयज, ये बॉयज के अंदर होती है। इसके अंदर जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उसको हम कहते हैं ब्रोटन टायरोसिन काइनेज, बीटी के इसको लिखते होते हैं ब्रोटन ब्रोटन टायरोसिन काइनेज। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद आपने ये कहना है कि ये जो डिसऑर्डर है वो आपके बी सेल का है। कौन सा? आपका बी सेल का। 3 बी लिखने और उसके बाद आपको पता होना चाहिए, मतलब कि ये जनाब आपका बी सेल का डिसऑर्डर है, ये जनाब बॉयज के अंदर होता है, इसके अंदर बीटी के एंजाइम की डेफिशिएंसी है। अच्छा, मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है कि आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनती है वो टी सेल से बनती है कि बी सेल से बनती है? जो आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं, कभी आपने नाम सुना होगा कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जिसको आईजीजी कहते हैं, ए कहते हैं, एम कहते हैं, ई कहते हैं, डी कहते हैं, जो गेम्ड के नाम से आपने याद सुना होगा। तो जो आपकी एंटीबॉडीज बनती है वो किससे बनती है? आपकी एक तरह का बी सेल से बनती है। अब मुझे आपने बताना कि जब आपको एक तरह का ये जो डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड आ गैमा ग्लोबुलिनीमिया, इसके अंदर ब्रोटन टायरोसिन काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ये बॉयज के अंदर होता है, इसके अंदर बी सेल्स नहीं बनते। जब बी सेल्स नहीं बनते तो क्या आपकी एंटीबॉडीज बनेगी? शाबाश, ये बताइएगा जी, क्या आपकी एंटीबॉडीज बनेगी? नहीं बनेगी। तो जब इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनती तो फिर क्या होगा? तो आपकी एक तरह की इन्फेक्शन बार बार होगी, इन्फेक्शन आपकी बार बार होगी। लेकिन आपने कहा कि टी सेल इसके अंदर नॉर्मल होते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर ये बात लास्ट में बताएगा कि टी सेल नॉर्मल है, बी सेल है ही नहीं। आपने उसी वक्त सोचना एक्स लिंक्ड आ गया ग्लोबुलिनीमिया का पंगा है। उसके बाद आपका क्या हो सकता है? देखें, उसके बाद आपने जो मेन बात याद रखनी है वो ये होता है कि पहले एग्जामिनर हिंट दे सकता है कि फर्स्ट 6 मंथ जो होता है बच्चा हेल्दी रहता है। फर्स्ट 6 मंथ जो होता है वो बच्चा हेल्दी होता है। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि आपकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जिसको आप कहते हैं एक तरह का आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक हो गया, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। क्या करती है? आईजीजी जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो क्या काम, आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है वो क्या करती है? एक तरह की प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। और ये जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, इसका किसी भी बंदे के अंदर रहने का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 मंथ। क्या होता है? कितना का? 6 मंथ होता है। अब देखें, मदर से बच्चे के अंदर आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन रह गई, चले गई। अब उसने कितनी देर बच्चे के अंदर रहना है? 6 मंथ तक रहना है। ये डिसऑर्डर किसका है?
आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन का है। मदर ने तो इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे को दे दी, लेकिन उसने रहना था 6 महीने। 6 महीने तक तो बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद आईजीजी तो खत्म हो गई। जब इम्यूनोग्लोबुलिन ही खत्म हो गई तो इन्फेक्शन तो पकड़ेगी ना, अपने जोर पे आएगी, ठीक होगा, तो इन्फेक्शन बार बार आएगी। क्लियर है? तो आपने कहना एक्स लिंक्ड आ गामा ग्लोबुलिनीमिया वो डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जनाब आपका बी सेल का प्रॉब्लम होता है, जिसके अंदर बीटी के एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसके अंदर बॉयज ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर 6 मंथ से तक बच्चा ठीक रहता है, उसके बाद पंगे पड़ते हैं और उसके बाद क्या होता है, एक तरह की इन्फेक्शन बार बार होती है। क्लियर है जी? तो ये था जनाब आपका एक्स लिंक्ड आ गामा ग्लोबुलिनीमिया, और इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और इसका कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, अब हम आते हैं जनाब आपका एक एंटीबॉडीज होती है, उसका हम कहते हैं आईजीए डेफिशिएंसी। आईजीए डेफिशिएंसी, हाँ मुझे पता है स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप इसको गौर से सुनोगे तो आप लोगों को कवर होता रहेगा सारा कंसेप्ट। ठीक है, और फिर इसी तरह ही है कि हम इंशाल्लाह जो है थोड़े जो दिन आप लोगों के बचे हुए हैं उसको जनाब अपने जो दिया आप लोगों ने टाइम दिया हुआ आप लोगों को मैंने, इंशाल्लाह उस टाइम के ऊपर आप लोगों के लेक्चर्स जो है वो आपका सिलेबस खत्म हो सके। ठीक है, तो इस वजह से स्पीड के ऊपर आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें, कोई मसला नहीं। अब हम आगे और आईजीए डेफिशिएंसी को देखते हैं कि ये आईजीए डेफिशिएंसी वाला क्या सीन है। देखें, आईजीए जो एंटीबॉडीज होती हैं, सबसे पहले आप लोगों ने ये कहना है कि आईजीए एंटीबॉडीज जो होती हैं ये जनाब आपकी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती हैं। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती हैं। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में होती हैं, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कहाँ पर पाई जाती हैं? नंबर 1 आपकी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में होती हैं, आपकी ये जीआईटी में होती हैं, और ये आपकी कहाँ होती है, एक तरह का मतलब कि जीआईटी के अंदर होती है। और नंबर ये थर्ड ये होता है आपकी किडनी के अंदर हेल्प करती होती है। ठीक है, ये यहाँ 3 जगह पर करती है। और मुझे अब आप लोगों ने बताया, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर आईजीए की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये आईजीए जो होती है ना, ये फ्लूइड्स के से मिलती है। कहाँ से मिलती है? आपके फ्लूइड से मिलती होती है। लिख लो, फ्लूइड से, ये फ्लूइड से मिलती है। ये वहां पर इसका सोर्स होता है फ्लूइड्स वाला, कौन सा? फॉर एग्जांपल सलाइवा हो गया, ये कहाँ पर होती है? सलाइवा वाली जगह पर होती है, सलाइवा। फॉर एग्जांपल टीयर्स हो गए, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट मिल्क हो गया। ठीक हो गया। अब देखें कि ये फ्लूइड वाली जगह पर होती है। और दूसरी बात आपने गौर करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल वो बच्चे जो कि मदर का मिल्क पीते हैं उनको एक तरह की एब्डोमिनल इन्फेक्शंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपने कहना है उनको इस वजह से एब्डोमिनल इन्फेक्शंस नहीं होती, उनका पेट इस वजह से खराब नहीं होता क्योंकि उनके जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है। और ये जो आईजीए एंटीबॉडी होती है ये बच्चे को सपोर्ट करता है। और ये इस वजह से जो बच्चे होते हैं वो जनाब आपका एक तरह का करता है, एक तरह का वो एक तरह का हेल्प कर रहा होता है उसकी इंटेस्टाइन को। अब आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल वो माएँ जो अपने बच्चों को एक तरह का ब्रेस्ट मिल्क नहीं देती तो उसके अंदर क्या होगा? आईजीए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब उनके अंदर आईजीए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो जो बच्चे होंगे उनके अंदर तो जो अब्डोमिनल इन्फेक्शन होंगी वो ज्यादा से ज्यादा होंगी, और उनके अंदर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन भी होंगी। फॉर एग्जांपल उनका जनाब एक तरह का उनको फ्लू हो, तो यानी कि एक तरह का उनको फ्लू हो सकता है, नोजिया वाली फीलिंग्स हो सकती हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब उसको कफ ये वाले सीन्स आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो अभी कभी भी अगर 3 चीजों की बात की जाए और मोस्ट कॉमनली कौन सी इन्वॉल्व होती है, आपका आपका जो पैथोजन इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं जार्डिया। क्या होता है? एक तरह का जार्डिया इन्फेक्शन करवाती है, GIAR, जार्डिया इन्फेक्शन करवाती होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए आईजीए डेफिशिएंसी जो होती है। तो आपने कहना है कि जो आईजीए डेफिशिएंसी होती है सबसे पहले आपने कहना है कि ये पाई कहाँ पर जाती है। ठीक हो गया। फिर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये जनाब आपकी प्रोटेक्शन करती है, कैसे वो आपने बता देना है। फिर मैंने जो आपको बताया वो आपका सारा बताना है आपने, और उसके बाद आपने बताना है कि इसके अंदर आपका एक तरह का ट्रीटमेंट क्या होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हर के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी ये बन नहीं रही चीज, तो ये बनती कहाँ से? बोन मैरो से बनती है। तो इस वजह से हर जगह पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट लगाते जाओ। अब हम आ जाते हैं जनाब आपका आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा डिसऑर्डर है? नेक्स्ट जो आपका डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं विस्कॉट आल्ड्रिच सिंड्रोम। क्या कहते हैं? एक तरह का विस्कॉट आल्ड्रिच सिंड्रोम। क्या होता है आल्ड्रिच सिंड्रोम? क्या होता है? इसको याद करने का तरीका होता है वास्प, एक तरह का वास्प। अच्छा जी, विस्कोट आल्ड्रिच सिंड्रोम के अंदर आपका 3 ट्राइएड होते हैं। कौन से ट्राइएड होते हैं? 3 चीजें होती हैं, आपने 3 चीजें याद रखनी है। कौन सी? जो विस्कोट आल्ड्रिच सिंड्रोम होता है इसके अंदर जनाब आपका 3 चीजें जो होती हैं, एक होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। क्या होता है? एक तरह का थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आपका एक तरह का नंबर 2 जो बात आती है इसके अंदर हम ये कहते होते हैं कि एक्जिमा होता है। क्या होता है? एक तरह का
एक्जिमा होता है और रिकरेंट इन्फेक्शन होती है, तो एक तरह की रिकरेंट इन्फेक्शन होती है। और काज ऑफ डेथ पता क्या होता है? ब्लीडिंग है, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ना, तो ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल कभी भी कोई क्वेश्चन आता है और उसके अंदर ये बताया जाता है कि एक बच्चा है वो जनाब आपके पास प्रेजेंट करता है, उसको जनाब एक तरह का परप्यूरा है, यानी कि स्किन के ऊपर एक तरह के रैशेज हैं, उसके बाद ब्लीडिंग है, और उसके बाद उसको कहते हैं इचिंग है, और उसके बाद कहते हैं बार बार इन्फेक्शन, ये तीन अगर केसेस किसी भी जगह पर आते हैं, आपने कहना वास्प है, विस्कोट आल्ड्रिच सिंड्रोम। आपने क्या कहना है? एक तरह का विस्कोट आल्ड्रिच सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि ये एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं वास्प जीन। ये वास्प जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। जब वास्प जीन के अंदर म्यूटेशन होती है तो इसकी वजह से क्या होता है? आपका प्लेटलेट सही तरह नहीं बनते, आपको एक्जिमा होता है बच्चे को, और उसके बाद रिकरेंट इन्फेक्शन होती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग बार बार होती है। जब ब्लीडिंग बार बार होती है तो बंदे की डेथ भी ब्लीडिंग से होती है। ये था जनाब आपका विस्कोट आल्ड्रिच सिंड्रोम। तो इसका ट्रीटमेंट भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और कुछ नहीं। ये तीन ट्राइएड लाजमी याद कीजिएगा, ठीक है? अब हम आगे आते हैं और आगे क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट एक होता है कंप्लीमेंट। देखें, आपकी एक इन्फेक्शन होती है, एक पैथोजन होता है जिसको हम कहते हैं निजेरिया गनोरिया। क्या कहते हैं? एक तरह का निजेरिया गनोरिया। और एक होता है निजेरिया मेनिंजाइटिस। निजेरिया की होती है दो टाइप्स। इसको हम कहते हैं डिप्लोकोकाई ग्राम नेगेटिव पैथोजन। जिन्होंने नोजिड्रोमा से पढ़ा होगा उनको तो आता ही होगा है क्योंकि इतना माशाल्लाह उन्होंने आपको याद करवा दिया होगा, और भी सब्जेक्ट आप लोगों को आता हो या ना आता हो। तो निजेरिया का आपने इस तरह याद करना है। निजेरिया निजेरिया की होती है दो टाइप्स है। कौन कौन सी? एक होता है निजेरिया गनोरिया, और एक कौन सा होता है? निजेरिया मेनिंजाइटिस। निजेरिया गनोरिया, और एक कौन सा होता है आपके? एक तरह का निजेरिया मेनिंजाइटिस। टेंशन ना लें, कुछ दिन के बाद आपकी माइक्रो शुरू होगी, उसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी में सारा बता दूंगा इंशाल्लाह। कोई जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो कवर कर लेंगे, फिर फेल नहीं होते यहाँ पर, ठीक है? आपने कहना है कि ये क्या होता है? ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई होते हैं, ठीक हो गया? ये देखें, निजेरिया गनोरिया और निजेरिया मेनिंजाइटिस जो होता है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर जब अटैक करता है ना, देखें, इनको खत्म करने के लिए ना आपकी मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स की जरूरत होती है, कंप्लीमेंट प्रोटीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन की जरूरत होती है। और वो कंप्लीमेंट प्रोटीन जिनकी जरूरत होती है उसको हम कहते हैं C5, C6, C7, C8, C9। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, C5 to C9। इसका दूसरा नाम होता है मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। देखें, नंबर ए आप C5, 6, 7, 8, 9 इस तरह लिख लें, C5 to C9 इस तरह लिख लें, बी सी आप इस तरह लिख लें, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। जिस तरह आपको अच्छा लगता है उस तरह लिखें, ठीक है? अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे, इसको खत्म करने के लिए इनकी जरूरत होती है, इनकी इनकी एक ही चीज है, इनकी। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, C5, C6, यानी कि C5 to C9 की, या मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स की, तो मुझे ये बताएं कि ये पैथोजन खत्म होंगे आपके? ये आपके पैथोजन जो होंगे, ये किल होगा आपका निजेरिया? होगा? वो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? निजेरिया मेनिंजाइटिस होगा, निजेरिया गनोरिया होगा, बंदे को बार बार इंफेक्शन होगी। जब निजेरिया गनोरिया होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं ये वो उनको इफेक्ट करता है, और उसके बाद क्या होगा कि एक तरह का आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया? और जॉइंट्स जो होंगे उसमें दर्द होगी, इवन तक आर्थराइटिस करवाना शुरू कर देता है निजेरिया गनोरिया, तो ठीक है? और उसके बाद बंदा जो होता है उसकी आइज के ऊपर भी इफेक्ट करता होता है, कंजक्टिवाइटिस भी करवा देता है निजेरिया गनोरिया, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज करवाता होता है ये। निजेरिया मेनिंजाइटिस जो होता है ये मेनिंजीज करवाता है, मेनिंजाइटिस आपने पढ़ा होगा, ठीक हो गया? और इसकी वजह से जनाब आपका एक तरह का वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम आप पढ़ते होते हो, अभी ना भी याद करना कोई मसला नहीं, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ ये चीजें, ठीक है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है? निजेरिया गनोरिया और निजेरिया मेनिंजाइटिस हो सकता है। बाकी पैथो की बात नहीं कि निजेरिया गनोरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, निजेरिया मेनिंजाइटिस होगा तो क्या होगा। इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ठीक है? मतलब ये जो बीमारियां हैं ये गरीबों के वास्ते नहीं है, ये अमीरी अमीरी कुछ इनके साथ कर सकते हैं, वो भी नहीं बनते। तो अब हम आते हैं जनाब आपकी एक डिजीज, ये कुछ लास्ट आपकी एक तरह की डिजीज होगी, ठीक हो गया? फिर उसके बाद है आप लोगों को छुट्टी है जी, ठीक है? अब हम आते हैं हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। क्या होता है हाइपर आईजीएम सिंड्रोम? हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, हाइपर आईजीएम सिंड्रोम के बारे में आप लोगों को एक बात मैं बिल्कुल बेसिक की तरफ लेकर जाता हूँ, शाबाश। देखें, ये आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल है, नहीं नहीं इस तरह समझो, ये पैथोजन है। क्या कहना है? एक तरह का पैथोजन है, पैथोजन है, ठीक हो गया? अब ये जो पैथोजन होता है इसको पकड़ने कौन आता है? शाबाश बताइएगा जी। इस पैथोजन को आपकी बॉडी में जो पकड़ने आता हो तो उसका नाम क्या है?
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, इसको आप लिख दे कि ये मैक्रोफेज है। जस्ट इमेजिन करें क्या होता है, एक तरह का मैक्रोफेज है, ठीक हो गया। अब आपने कहना कि ये मैक्रोफेज ने इसको इस तरह पकड़ लिया है, ये ब्लैक से जो मैंने बनाई ये आपका मैक्रोफेज है, ठीक है, मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज कहाँ जाता है इसको लेके, यहाँ होते हैं आपके कौन से सेल्स जिनके पास लेकर जाता है, शाबाश बताएं जी। यहाँ पर होते हैं आपके एक तरह के टी सेल्स होते हैं, एक तरह के टी सेल्स होते हैं, ठीक है, ये टी सेल्स होते हैं। ये जो आपके टी सेल्स होते हैं जिनके पास ये लेकर जाता होता है, ठीक है, ये जो टी सेल्स होते हैं इनके पास जब ये लेकर गया तो टी सेल को पता चल गया कि यार ये पैथोजन है। टी सेल्स की तरफ से क्या आता है, यहाँ पर CD4 होता है, सॉरी यहाँ पर MHC क्लास 2 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का CD4 होता है। ये जनाब दोनों आपस में मिलते हैं इस तरह, दोनों आपस में इस तरह मिले, ठीक हो गया। अब टी सेल्स क्या होगा, वो एक तरह का एक्टिव हो गया, टी सेल्स का तब एक तरह का एक्टिव हो जाता है। चलो मैं दोबारा एक बार और बताता हूँ। यहाँ से पता क्या होता है, यहाँ से आपको एक B7 भी आता होता है, पता B7 आता है, और यहाँ से B28 आता है, कहता है B28 आता है, ठीक होगा। अब क्या होते हैं आपके यानी कि एक तरह के क्या होते हैं, एक तरह के टी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। टी सेल्स कैसे एक्टिव होते हैं, अब मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन आता है, उस पैथोजन को पकड़ने के लिए मैक्रोफेज जाता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जाते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने पैथोजन को पकड़ लिया, पैथोजन को पकड़ के वो लाता है टी सेल्स के पास, टी सेल्स के आमने सामने होता है, टी सेल्स की तरफ से CD4 आता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरफ से MHC क्लास 2 होता है, एक तरफ से ये A, दूसरी साइड से आपका B7 होता है, और यहाँ से B28 होता है। जब ये आमना सामना होता है दोनों का, तो उसके बाद क्या होता है, टी सेल्स एक्टिव हो जाता है। जब ये टी सेल्स आपका एक्टिव होता है ना, तो यहाँ पर जनाब आपका क्या होता है, बी सेल होता है, क्या होता है, एक तरह का बी सेल होता है। बी सेल, बी सेल के अंदर क्या होता है, बी सेल जो टी सेल होता है ये बी सेल के साथ मिलता है, कैसे, यहाँ पर क्या होता है आपका एक तरह का CD40L होता है, जिसको हम कहते हैं लाइगेंड, क्या कहता है CD40 लाइगेंड है। पर यहाँ पर क्या होता है आपका CD40 होता है, कहते हैं एक तरह का CD40 होता है, ठीक हो गया। अब मेरी बात को गौर करना है, यहाँ पर मसला पता है किसका होता है, यहाँ पर मसला ये होता है कि CD40 लाइगेंड का होता है। अब मुझे ये बताएं कि जब आपका CD40 लाइगेंड का मसला होगा तो क्या आपका बी सेल्स को मैसेज मिलेगा, शाबाश बताइएगा जी, क्या आपके बी सेल को मैसेज मिल सकेगा, नहीं मिलेगा। जब आपके CD40 को मैसेज ही नहीं मिला तो मुझे ये बताएं कि बी सेल्स एक्टिव होंगे, बी सेल्स एक्टिव होंगे। अब मुझे ये बताना कि जब बी सेल्स एक्टिव नहीं होंगे तो बी सेल्स मैच्योर होंगे, बी सेल्स मैच्योर होंगे, बी सेल्स मैच्योर भी नहीं होंगे। तो बी सेल से क्या बनती थी, आपकी एंटीबॉडीज बनती थी, बी सेल से आपकी एंटीबॉडीज बनती थी। और आपकी कौन सी एंटीबॉडीज बी सेल से बनती होती हैं, आपकी 3 तरह की एंटीबॉडीज मेनली आपके बी सेल से बनती हैं, जिनके लिए आपको एक तरह के रिसेप्टर की जरूरत होती है। बाकी 2 वैसी बनी होती हैं, IgM और IgD, ये वैसे ही आपकी बी सेल के ऊपर होती हैं, समझ रहे कि नहीं। बाकी 3 बनने के लिए, IgG बनने के लिए, IgA बनने के लिए, IgE बनने, IgA, और उसके बाद क्या था IgE, ये 3 बनने के लिए जरूरी होता है कि हाँ जी जनाब आपकी एक्टिवेशन, समझ आ रही है। अब मुझे आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल जब एक्टिवेशन ही नहीं होगा, ठीक है, तो आपके क्या ये सेल्स बनेंगे, या आपकी IgG बनेगी, या आपकी IgA बनेगी, या आपकी IgE बनेगी, बताएं बताएं शाबाश। ये तीनों नहीं बनेगी। जब ये तीनों नहीं बनी, जब ये तीनों नहीं बनी, लेकिन ये तो पहले ही बनी हुई है, ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, आपने कहना हाइपर IgM, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाइपर IgD क्यों नहीं बताया भाई, IgD भी तो रोल डालेगा ना कि भाई मेरा नाम नहीं लिया, IgM के ऊपर नाम रख दिया। IgD इस वजह से नहीं बताया क्योंकि अभी तक खुद IgD के फंक्शन का ही नहीं पता कि IgD का फंक्शन क्या होता है। कभी भी अभी तक किसी बंदे को भी IgD के फंक्शन का नहीं पता कि IgD आपकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन अदा करती है, ठीक हो गया। तो आपने इसको वैसे ही निकाल देना है, इस वजह से आपने इसका नाम क्या रख दिया, हाइपर IgM सिंड्रोम, हाइपर IgM सिंड्रोम रख दिया, ठीक हो गया जी। इसको होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा। एग्जामिनर क्वेश्चन बताएगा IgM का लेवल बढ़ा हुआ, IgG का लेवल कम, IgA का लेवल, IgE का लेवल कम, तभी समझ जाना हाइपर IgM सिंड्रोम है। इन्फेक्शन बार बार होगी कि नहीं होगी, बार बार इन्फेक्शन होगी क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं बन रही आगे सही तरह, बैक्टीरियल फंगल सारी इन्फेक्शन डाल देंगे। बाकी आपको ये पता चल गया, बोन में ट्रांसप्लांट भाईजान इसका ट्रीटमेंट और कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था जनाब आपका एक तरह का इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, कोई एक आधी होगी जो आपकी रह गई होगी, बाकी तकरीबन सारी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो जनाब आपका जेनेटिक्स का होगा, कि जेनेटिक्स जो होगी उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे ही आपका कुछ जो क्लासेस हैं उसके वो कोई काम रह जाएगा, बाकी आपका तकरीबन सारा हो गया है। और जो हमारा टारगेट है, आज आपके कितने दिन था, 4th डे था ना क्लास का,
बाकी आपके 8 दिन बचे हुए हैं, उसके अंदर हम इंशाल्लाह ये खत्म कर लेंगे।